शराब घोटाला हुआ कि नहीं? डेफिनेटली हुआ, हमारे आपके सबके सामने है। केजरीवाल जेल जाते हैं तो आप लोग उनका साथ देने लगते हैं। आप फिर ये कहने लगते हैं कि ईडी सीबीआई जानबूझ के पीछे लगाई। ईडी ने गलती से किया, ईडी ने गलती से राहुल गांधी जी को भी बुलाया। वो स्पष्ट थे, साफ थे, उनके अंदर कोई खोट नहीं थी, लिहाजा वो बाहर हैं। ईडी ने सोनिया गांधी जी को बुलाया, इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन उनमें कहीं कोई खोट नजर नहीं आई, तो बाहर हैं। आप अभी तो तारीफ कर रहे हैं कि पूछताछ के लिए राहुल गांधी को बुलाया, सोनिया गांधी को बुलाया, नहीं कुछ मिला तभी तो वो बाहर है ना। अब अगली बार फिर पूछताछ के लिए बुलाएंगे तो फिर कांग्रेस के बड़े बड़े नेता आ जाएंगे। क्यों बचने के रास्ते केजरीवाल जी को ढूंढने पड़े? कोर्ट की डायरेक्शन के बाद वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई चोर तो है। कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर बेईमान आप खुद मान रहे हैं केजरीवाल को, तो फिर क्या मजबूरी थी कि लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ना पड़ा? मतलब आपने कट्टर बेईमान का साथ दिया। हमें यहाँ दिल्ली में इसलिए एक भी एमपी नहीं जिता पाए क्योंकि हमने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया, और वो गलती हमसे हुई। नमस्ते एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। दिल्ली में चुनाव है। बीते 2 चुनावों में तो हमने यही देखा कि जब विधानसभा चुनाव होता है तो अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी सरकार बना लेती है, और लोकसभा चुनाव होता है तो बीजेपी सारी सीटें अपने नाम कर लेती है। अब एक पार्टी जो कहीं सीन से गायब है वो है कांग्रेस। कोशिश हर बार होती है, मतलब जो जहाज है कांग्रेस का वो टेक ऑफ की कोशिश बहुत करता है, लेकिन देखा हमने अमूमन यही है कि वो जो कोशिश है वो शायद जनता नकार देती है। लेकिन इस बार बड़ी पहल होने जा रही है। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा आपने देखी थी, उसका बहुत फायदा कांग्रेस को लोकसभा चुनावों में हुआ। अब उसी तर्ज पर दिल्ली में यात्रा निकल रही है, न्याय यात्रा। यहां आपको कमान संभालते हुए दिखाई देंगे दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी। हमारे साथ पॉडकास्ट में इस वक्त वो मौजूद भी हैं। देवेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, नमस्कार। हम अमूमन जो हमारे गेस्ट होते हैं, क्योंकि ये जो पॉडकास्ट का सफर है उन्हें हम बोर्डिंग पास देते हैं, तो अब ये जो अगले 1 घंटे का सफर रहने वाला है उसका बोर्डिंग पास मैं आपको देती हूँ। थैंक यू। एक तरफ ये पॉडकास्ट का सफर और दूसरी तरफ आपका सफर तो दिल्ली में शुरू हो ही चुका है, तो इस बार फ्यूल वगैरह है कांग्रेस के पास ठीक से? अब की उड़ान भरनी है? फ्यूल भी पूरा है और एयरक्राफ्ट भी पूरा तैयार है। हाँ। तो कोई इशू, आई डोंट थिंक कोई इशू आने वाला है। हाँ। ये हाँ। न्याय यात्रा हमने अभी शुरू किया है, और न्याय यात्रा बेसिकली लोगों के बीच में जाने का एक कॉन्सेप्ट है। वेल इन एडवांस, वेल इन टाइम, लोग जो फील कर रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, कोशिश है कि उनको समझ सके, बेहतर तरीके से जान सके, और क्या क्या परेशानी है उनका समाधान ढूंढ सके। दिस इज व्हाट द न्याय यात्रा इज ऑल अबाउट। टैगलाइन भी मैं आप लोगों की जो देख रही हूँ वो है दिल्ली अब और नहीं सहेगी। तो दिल्ली क्या सह रही है? अगर मैं सीधे सीधे बोलूँ तो 11 साल हो गए। केजरीवाल जी आए थे, एक सपना दिखाया था, बड़ी बड़ी बातें की थी कि भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। वो कह रहे थे कि हम लोकपाल मजबूत लेकर आएंगे। उन्होंने उम्मीद जगाई कि फ्री बिजली मिल जाएगी लोगों को, फ्री पानी मिल जाएगा, एनवायरनमेंट बेटर हो जाएगा, और कहीं ना कहीं लोगों ने उस उम्मीद में केजरीवाल जी को चुना। आज 11 साल बीतने के बाद हालत दिल्ली की ये हो गई है कि एक बारिश होती है तो 40 लोग डूब के मर जाते हैं। आज सड़कों पे चलना मुहाल हो गया है, मतलब कहाँ गड्ढे हैं, कहाँ सड़क, पता ही नहीं चलता। हालत दिल्ली की, अगर दिल्ली वालों से पूछें, उनके बीच में, क्योंकि जब तक उनका दर्द महसूस नहीं होगा तब तक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो बात सामने नहीं आ पाती। और केजरीवाल जी लगातार अपनी बातें, जैसे
मोदी जी मन की बात किया करते थे, आजकल केजरीवाल जी 1-1.5 घंटे की एक यात्रा करते हैं, वेरी वेल ऑर्गेनाइज यात्रा करते हैं, अपने कुछ चंद लोगों के साथ पहुंचते हैं, अपनी बातें करते हैं, हमने भ्रष्टाचार ख़त्म कर दिया, हमने बिजली दे दी फ्री, पानी फ्री दे दिया, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आता, एक तरफ कहते हैं हमें कोई काम नहीं करने दे रहा है, दूसरी तरफ कहते हैं कि मैं 1 महीना जेल में रहा था तो सारी चीज़ें खराब हो गई, अब मैं आते फिर ठीक कर दूंगा। उनकी बात ये क्लैरिटी नहीं है कि कोई काम ठीक हो जाए तो वो केजरीवाल जी कर रहे हैं, और अगर कुछ काम खराब हो जाए तो उसके लिए या तो हरियाणा सरकार बीच में आ जाती है, केंद्र सरकार आ जाती है, और एलजी तो उनके अपने हैं ही। तो ये अब दिल्ली की एलजी जनता उनके ने अपने हैं? अपने मतलब हर चीज में उनको लगता है कि एलजी कुछ उनको करने नहीं देते। हाँ, आई एम टॉकिंग इन अ सार्कास्टिक वे कि वो तो उनके अपने हैं ही, हाँ, वो तो घर के आदमी हैं हाँ, जिनके साथ गवर्नमेंट उनको चलानी है। तो लिहाजा हर चीज के लिए सिर्फ एक्यूज कर देना, सिर्फ अपनी बॉल दूसरे के पाले में डाल देना, इससे दिल्ली चल नहीं रही। और दिल्ली चाहे प्रदूषण हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, या लोकपाल की एक उम्मीद थी कि एक मजबूत लोकपाल आएगा, बिना लोकपाल के 18 से 17-18 एमएलए जेल में जा रहे हैं। सोचिए अगर एक मजबूत लोकपाल होता तो इनके एमएलए की क्या हालत होती। लिहाजा मुझे लगता है कि आज दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं वो भुगत रही है, और मैं ये बात इसलिए भी कहता हूँ क्योंकि आज गरीब आदमी को पेंशन नहीं मिल पाती, जो बुजुर्ग हैं वो पेंशन के लिए दर दर भटक रहे हैं। आज अगर मैं कहूँ कि गरीब आदमी अपना राशन कार्ड बनवाने जाए तो उसको राशन कार्ड नहीं बनता। अच्छा, तो कहने का तात्पर्य ये है कि आज युवा परेशान है, आज बुजुर्ग परेशान है, आज कहीं ना कहीं हर वर्ग इनकी गलत नीतियों की वजह से कहीं ना कहीं परेशान है। इसलिए वो टैगलाइन है कि दिल्ली अब और नहीं सहेगा, अपने न्याय की लड़ाई जो है वो लड़ेगा, हकों की लड़ाई लड़ेगा और न्याय लेकर रहेगा। दिल्ली वाले मुझे ये बताएं भी कि अगर देवेंद्र जी ये कह रहे हैं कि आप परेशान हैं, तो क्या आप परेशान हैं? ये आप मुझे कमेंट में बताइए। वो कह रहे राशन कार्ड अब नहीं बनवा पाते, आप कमेंट में हमें बताइए। अब देवेंद्र जी आप ये भी बताइए, अच्छा हम जब सफर पे निकलते हैं ना तो रिफ्रेशमेंट आ जाता है, तो हमें रिफ्रेशमेंट मिल चुका है फिलहाल, तो चाय पे भी चर्चा आगे बढ़ा लेते हैं। हालांकि ये चाय पे चर्चा जो टैगलाइन है वो दूसरी पार्टी की है, लेकिन मुझे अब ये बताइए देवेंद्र जी, आपने कहा कि केजरीवाल जब कुछ नहीं कर पाते हैं तो कह देते हैं बीजेपी करने नहीं दे रही है, तो बीजेपी मतलब करने दे रही है? अब ये तो सवाल केजरीवाल जी से पूछना चाहिए कि अगर सड़कें टूटती हैं तो उसका जिम्मेदार होता है केंद्र सरकार, अगर दिल्ली का वातावरण खराब हो जाता है, एनवायरनमेंट खराब होता है, AQI 500 से ऊपर हो जाता है तो उसके लिए जिम्मेदार पहले पंजाब होता था, अब पंजाब में उनकी सरकार है तो अब हरियाणा जिम्मेदार होता है। अगर यमुना में कोई पोल्यूशन बढ़ जाता है तो दिल्ली तो उसके जिम्मेदार वो मानते नहीं है, उसके लिए फिर जिम्मेदार या तो यूपी होगा या हरियाणा होगा। तो ये जो अपने कामों की जिम्मेदारी से बचने के लिए एक जो सेफ रास्ता निकालने की कोशिश की है कि एलजी नहीं करने दे रहे, हरियाणा सरकार, मतलब ये बहाना है आप कह रहे हैं? ये सिर्फ बहाना है। बीजेपी काम करने दे रही है, मैं ये एलजी काम करने दे रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा। हाँ, आपको शासन चलाना नहीं आता। हाँ, हमारे समय में भी मुझे याद है जब बीजेपी की सरकार होती थी, 98 टू 2003 का जो हमारा टेन्योर था, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री होते थे, मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी थी। हमने तो कभी उस समय नहीं सुना था कि कोई काम नहीं हो रहा तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है। काम होते हैं, आपको काम कराना आना चाहिए, आपको शासन चलाना आना चाहिए। और इस बात की क्या गारंटी है, 3 बार आपके ऊपर विश्वास करके आपको हमने चुन के, दिल्ली की जनता ने आपको चुन लिया, 4थी बार भी आप यही कहेंगे कि बीजेपी नहीं करने दे रही है, पड़ोसी राज्य नहीं करने दे रहा। उसके लिए क्या आपके पास जवाब है? मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल जी से, या तो आप
दिल्ली की जनता क्या कर सकती है? 70 में से 67 पहली बार दी, दूसरी बार 70 में से 62 सीट्स अभी हैं। इससे ज्यादा तो बहुमत क्या लेंगे? सही बात तो है। उसके बावजूद भी अगर आप काम नहीं कर पा रहे तो उसका जिम्मेदार कौन? दिल्ली की जनता को ये बहाने नहीं चाहिए। दिल्ली की जनता को समस्या का समाधान चाहिए, और वो कौन दे सकता है, कैसे दे सकता है? मुझे याद है जब तक इनके पास कॉरपोरेशन नहीं थी तब तक कहते थे एक बार कॉरपोरेशन हमें दे के देखिए। आज कॉरपोरेशन है आपके पास, आज क्या दिल्ली की हालत कर दी है? सैलरीज नहीं मिल रही हैं, कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं, नालियां साफ नहीं होती। होता तो सिर्फ एक काम होता है, कोई बिल्डिंग बनने लग जाए तो वहाँ पर इनके कॉरपोरेशन के मेंबर पहुँच जाते हैं, इनके जेई और एई पहुँच जाते हैं पैसे के कलेक्शन करने के लिए। तो ये हालत ऐसी है दिल्ली की इन लोगों ने कर दी है, तो जो वाकई में मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं भुगत रही है। केजरीवाल ये कह रहे हैं हरियाणा इलेक्शन जब हुआ कि हमारा साथ कांग्रेस ने ले लिया होता तो ये स्थिति नहीं होती। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि हमारा साथ ले लिया होता तो हरियाणा में ये स्थिति नहीं होती। तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि हरियाणा जहाँ कांग्रेस मजबूत स्थिति में थी, शुरू से ये लग रहा था कि कांग्रेस चुनाव जीत जाएगी, वहां ये लोग कह रहे हैं कि हमारा साथ लिया होता तो शायद जीत गए होते। तो दिल्ली में तो वैसे ही स्थिति खराब है कांग्रेस की। दिल्ली में भी हमने चुनाव लड़के देखा था। हाँ। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, इंडिया अलायंस था, हमने साथ लड़के देखा, और उनकी एंटी इनकम्बेंसी का असर मैं समझता हूँ कि हमारी सीटों के ऊपर हुआ। मुझे याद है कि दोनों बार जब भी हम इससे पहले चुनाव लड़े, चाहे वो 19 में था या 2014 में था, उस समय हमारी जो पार्टी थी भले ही सरकार में नहीं थी, भले ही हमारे पास 0 और एक बार में 8 विधायक थे, लेकिन हमारी परफॉर्मेंस बेहतर थी। इस बार क्या हुआ? हमने दिया इनका साथ, लेकिन क्या जनता ने उनका साथ दिया? नहीं दिया। जनता आज इनकी एंटी इनकम्बेंसी के तहत इनको बिल्कुल पसंद नहीं कर रही है। नहीं, पर इसे ऐसे भी तो समझा जा सकता है ना कि जब साथ मिलके चुनाव लड़ा और रिजल्ट आपके फेवर में नहीं है तो फिर अलग अलग लड़के तो फिर कैसे आपके फेवर में आएगा? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, 2013 में जब केजरीवाल जी की 28 सीटें आई और कांग्रेस जो है वो 8 पर सिमट कर रह गई, उसका कारण क्या था? दिल्ली की जनता सिर्फ एक बदलाव देखना चाहती थी, और उस बदलाव की उम्मीद में लोगों ने शीला दीक्षित जी, जो लोग सपने में भी नहीं सोच सकते थे ये चुनाव हार जाएगी, जिसने दिल्ली के लिए इतना कुछ किया, वो चुनाव हार गई। और दिल्ली जो कांग्रेस थी वो 47 से मात्र 8 पे सिमट कर रह गई। मुझे ये लगता है कि जिस तरीके का माहौल आज आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिल्ली की जनता में है, क्योंकि करप्शन इस दौरान हुआ, कोई किसी भी काम में, चाहे वो एनवायरनमेंट मैंने अभी बात की, चाहे वो डे टू डे की लाइफ में मैंने कहा पेंशन्स की बात हो, रोड और नाली की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो, चरम पर है। तो आज कहीं ना कहीं जो दिल्ली की जनता है वो अपने आप को ठगा महसूस कर रही है, और वो उसी बदलाव, उसी तरीके के बदलाव की तरफ बड़ी उम्मीद के साथ देख रही है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम मजबूती के साथ जब लोगों के बीच जा रहे हैं, और उस बात का एहसास भी हमें अब जनता के बीच में जाने पर होता है, क्योंकि यात्रा है, हर गली और कूचे से गुजर रहे हैं। हमने यात्रा के दौरान ही, चाहे वो कोई जूता बनाने वाला है, चाहे फल और सब्जियां बेचने वाला है, या कोई अपनी रोजी रोटी कमाने वाला, रेडी पटरी लगा के काम करने वाला, एक नाई की दुकान पे, हमने उन लोगों के पास बैठे हैं, उनका दर्द सुना है, उनका दर्द समझने की कोशिश की है। आज वो लोग परेशान हैं, और केजरीवाल जी कहते थे कि हम बिजली और पानी माफ़ कर देंगे। आज हालत क्या है? आज बिजली लगभग डबल हो गई है। जो रेट्स, जो एवरेज बिलिंग रेट्स शीला जी की सरकार के समय 5 रुपये होते थे, आज एवरेज बिलिंग रेट 10 रुपये हो गया। आज आप झुग्गी में चले जाएं
तो वहाँ आपको सुनने को मिलेगा मेरा 1500 का बिल आ गया, मेरा 2000 नहीं, का पर बिल आ ये गया। बिजली का बिल तो हर राज्य में फिर बढ़ा है ना, उत्तर प्रदेश में भी बढ़ा है। लेकिन आपने वादा क्या किया था? और आज भी जो मैं कह रहा 200 हूँ, यूनिट तक फ्री बिजली, 200 जो वादा था वो तो 200 यूनिट तक फ्री बिजली मिल रही है। नहीं, 200 यूनिट फ्री बिजली से दिल्ली की जनता का भला तो नहीं हो रहा। आपने मिडवे में एक नया फरमान जारी कर दिया कि जिसको चाहिए वो अप्लाई कर दे। वो गरीब आदमी तो उसको तो पता भी नहीं था कि भाई उसको अप्लाई कैसे करना है। हम्म। और आपने जब 200 यूनिट दी उस समय क्या किया? उस समय उनको एक बड़ा सा बिल भेजते थे, बाकायदा उसमें लिख के भेजते थे कि इसके बाद हम आपका ज़ीरो कर रहे हैं। और क्या दिल्ली की जनता को 200 यूनिट से ही गुजारा उनका हो जाता है क्या? कितने लोग उसका बेनिफिट कर ले पा रहे हैं? पर चुनावी विश्लेषक तो यही कहते हैं कि फ्री बिजली और फ्री पानी के चलते केजरीवाल की सरकार दिल्ली में आई। यही तो मिसकंसेप्शन है। आप जाके पूछे ना, अगर झुग्गी में जैसी जगह पर जहाँ पर सबसे निम्न वर्ग का हमारा व्यक्ति रहता है फाइनेंशियली, उसका अगर बिल 1500 आता है, 2000 आता है, तो ये एक अर्बन कॉन्सेप्ट उन्होंने बेचने की कोशिश की। उनकी मार्केटिंग अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। केजरीवाल जी अच्छी मार्केटिंग कर लेते हैं और जो बात अपनी कहना चाहते हैं वो लोगों तक पहुंचा भी पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये डिफरेंस है सच्चाई, हकीकत और दावों में। अगर आप रियलिटी चेक करके देखिए ना, आपको पता चल जाएगा। और रियलिटी चेक सीधा सीधा है। आप ये बताइए 2016 से 2021 का जो डेटा, सरकारी डेटा है, वो ये कहता है कि गवर्नमेंट ने लगभग 11,000 करोड़ रुपया सब्सिडी में दिए और उसी दौरान डिफरेंट सेस और डिफरेंट टैक्सेस लगाकर 37,000 करोड़ रुपया दिल्ली की जनता से लूट लिए। इस हाथ कहाँ दो, गए उस वो? हाथ लो। इस हाथ थोड़ा सा दीजिए और उस हाथ बहुत ज़्यादा लीजिए। आज मैं कल टैंक रोड से गुजर रहा था। टैंक रोड में क्योंकि काम होता है जीन्स का, हम जीन्स वाले व्यापारियों से बैठे, उनसे चर्चा की। उनका दर्द बोलता है, 3-3 गुना उनका बिजली के रेट्स हो गए। कहाँ जाएगी बिजली के रेट्स? क्या इसी के लिए चुना था? और जब टैग लाइन देंगे फ्री बिजली फ्री पानी, कौन सा पानी आपने दे दिया? आज अगर जनता में जाके पूछेंगे तो आपको मालूम होगा गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है। जो कांग्रेस के समय में झुग्गी वाला अनऑथराइज्ड कॉलोनी फ्री पानी पीता था, जिसका हम प्रचार और प्रसार नहीं करते थे, इन्होंने प्रचार और प्रसार किया और उसके साथ गंदा पानी सप्लाई किया। एक तरफ आपकी हालत ये है कि आपने लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया और इस सारे के पीछे कहीं ना कहीं मुझे करप्शन फिर नज़र आता है, क्योंकि गंदा पानी सप्लाई होने की वजह से टैंकर माफिया मजबूत हो रहे हैं। आज बॉटल बिकती हैं, माफ़ कीजिएगा, अगर आप जाएंगे किसी भी अनऑथराइज कॉलोनी में, किसी गांव में जाएंगे, किसी रिसेटलमेंट कॉलोनी में जाएंगे, और यहाँ तक कि बहुत सारी पॉश कॉलोनी, अभी मैं वजीरपुर गांव से टैंकर तो बिकता था कांग्रेस के राज में भी। मैं यही कहना आपको बताना चाहता हूँ कि आपने किस उम्मीद में सरकार बदली, एक बदलाव के लिए। जब कोई बदलाव ही नहीं है, मतलब आप ये मान रहे हैं कि कांग्रेस के शासन में खामियां थी, तब भी निश्चित ही टैंकर कुछ न बिकते कुछ, थे पानी देखिए, के, और नहीं, उस बदलाव के लिए केजरीवाल को जनता ने मैं चुना। एक बात मानता हूँ कि कुछ कमियां जरूर रही होंगी। लोग अक्सर 15 साल का एक लंबा शासन था और उस दौरान हमने जहाँ एनवायरनमेंट को ठीक करने के लिए ग्रीन कवर बढ़ाने का काम किया, हमने डीटीसी बसों को डीजल से सीएनजी पे डालने का काम किया, केरोसिन ऑयल पे डिपेंडेंट जो डोमेस्टिक परिवार थे उनको एलपीजी फ्री सिलेंडर देने का काम किया। तो हम एक सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ते थे, एक नेटवर्क बनाया रोड्स का, फ्लाईओवर्स का, मेट्रो का, बसेस का। तो कहीं ना कहीं एक कोशिश थी कि दिल्ली एक बेहतर, एक वर्ल्ड क्लास सिटी की तरफ आगे बढ़े। जहाँ इतना कुछ करते थे वहीं 56% जो हमारा बजट होता था
वो हम सोशल जो डिपार्टमेंट है उसके लिए रखते थे। तो लोगों को पेंशन मिलती थी, लोगों को राशन कार्ड जिसके नहीं भी थे उसको अंशरी के तहत हम अनाज फ्री देते थे। तो ये लोगों की जो ज़रूरत थी उसका ध्यान रखते हुए हमारी पॉलिसीज़ बनती थी। आज हालत दूसरी है। आज सिर्फ टीवी में, अखबार में, रेडियो में ये बातें सुनने को बहुत मिलती है, लेकिन अगर उसका रियलिटी चेक किया जाए, आप जनता में जाए, उनसे पूछिए, बात करिए। मैं इस 5-6 दिन के 3 दिन की यात्रा में लगभग 11 विधानसभाएं मैंने की है, और 11 विधानसभाओं में हम रीसेटलमेंट कॉलोनीज भी गए, हम अनऑथराइज कॉलोनी में भी गए, हम पोश एरिया में भी गए, और डिफरेंट सेगमेंट ऑफ पीपल से मिले। आज वो सड़क के किनारे बैठा मोची, आज वो सड़क के किनारे बैठा नाई इस इंतज़ार में है कि जो कानून कांग्रेस ने अपने समय में केंद्र में लागू किया था, वेंडर्स पॉलिसी लेकर आ गई थी, वो अगर लागू हो जाए तो उनको स्थायी एक स्थान मिल जाता और उनको पुलिस की प्रताड़ना नहीं झेलनी पड़ती, उनको एमसीडी की प्रताड़ना नहीं झेलनी पड़ती, उनको पैसे दे के वो ठिया नहीं लगाना पड़ता। अगर वेंडर्स पॉलिसी जो अजय माकन जी के समय में, जब वो केंद्रीय मंत्री थे, उस समय उन्होंने फ्रेम की, देश भर में लागू की। परसों हिमाचल के सीएम आए थे, उन्होंने 2 साल में वेंडर्स पॉलिसी लागू कर दी अपने स्टेट में। तो क्या कारण है कि 11 साल बीत गए, 2014 की पॉलिसी है, आज 10 साल बीत गए हैं। 10 साल में दिल्ली जिसको सख्त ज़रूरत है, जहाँ लोग बड़ी उम्मीद के साथ आते हैं कि हमें रोज़गार मिलेगा, हमें काम मिलेगा, और जब ऐसी परेशानियों से गुजरना पड़ता है तो निश्चित ही दिल्ली की जहाँ इमेज भी ख़राब होती है, वहीं गरीब लोगों को उनका हक नहीं मिल पाता। क्यों एक्ट बना? क्योंकि लोगों की ज़रूरत थी। हम उनको इतना रोज़गार नहीं दे पाए, हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ वो चीज़ें लागू नहीं कर पाए, लिहाजा उनको वेंडर्स पॉलिसी के तहत 5% जो आबादी है उसको हम रोज़गार देने का काम कर रहे थे। एक तरफ बात करते हैं कि मोदी जी भी और केजरीवाल जी, हम रोज़गार देना चाहते हैं। आज हालत ये है, अगर आप क्षेत्र में जाएंगे, मैं वजीरपुर कॉलोनी में गया था, जो वहाँ के युवा हैं, पढ़े भी हैं, लिखे भी हैं, लेकिन नौकरी की नहीं होने की वजह से कहीं ना कहीं उनका झुकाव शराब की तरफ हुआ, नशे की तरफ हुआ, और नशे की वजह से कहीं ना कहीं क्राइम भी बढ़ता है। आज अगर उनके पास जॉब नशा बढ़ा, आगे हम इस पे चर्चा करें जी, शराब घोटाला हुआ कि नहीं? डेफिनेटली हुआ, हमारे आपके सबके सामने है। एक तरफ मैं आपको वही कनेक्ट आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, एक तरफ महंगाई बढ़ती है, दूसरी तरफ बेरोजगारी बढ़ती है, देश का और दिल्ली का युवा बेरोजगार होता है, और इजी मनी के चक्कर में कभी जुआखोरी में, कभी सट्टेबाजी में वो इन्वॉल्व होता है, और उसके पर पश्चात शराब घोटाला दिल्ली में हुआ है। मैं बताना चाहता हूँ, हाँ। घोटाला स्पष्ट है, हम सबके सामने है। इस शराब घोटाले के चक्कर में तो मुख्यमंत्री जेल की हवा खा है। फिर जब मुख्यमंत्री जेल पहुंचते हैं तो आप लोग ये क्यों कहते हैं कि बीजेपी ने ईडी, सीबीआई सब लगाया है, झूठे आरोप में फंसा रही है? नहीं, बीजेपी का तो काम है। निश्चित ही देखिए, हम इसमें कोई बेल आउट हम इसमें बेल आउट नहीं करना चाहते। हाँ। हम ये कहना चाह रहे हैं कि प्रॉपर अगर इन्वेस्टिगेशन हो, जैसा कि इस केस में लगभग 3 महीने केजरीवाल जी जेल में रहे, कोर्ट ने उनको बेल नहीं दी, उनको ऐसे ग्राउंड्स नहीं मिले जिसके तहत उनको बेल दी जा सकती, और जब बेल भी मिली तो घोटाला करने वाले के लिए मुरव्वत फिर क्यों आपके मन में? आप कोई घोटाला हुआ, मेरे और आपके सामने घोटाला हुआ, आप कह रहे हैं कोई मुरव्वत नहीं। फिर जब केजरीवाल जेल जाते हैं तो आप लोग उनका साथ देने लगते हैं, आप फिर ये कहने लगते हैं कि ईडी सीबीआई जानबूझ के पीछे लगाई है। नहीं, हमारा कहना सिर्फ स्पष्ट है और बहुत सिंपल है, डिपार्टमेंट्स अपना काम करें, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करें। हम आज भी ये कहते हैं कि कोर्ट को भी, जब कोर्ट के सब जुडिस एक मामला है तो कोर्ट को प्रॉपर से जल्दी से
जो भी उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी है, जो भी उसके बारे में डेलिब्रेशंस करनी है, डिफरेंट एजेंसी से बात करनी है और फैसला दे जल्दी से। दूध का दूध हो, पानी का पानी हो, लेकिन हम सबके सामने एक स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री, मैं मान लिया कि ईडी ने गलती से किया, ईडी ने गलती से राहुल गांधी जी को भी बुलाया, वो स्पष्ट थे, साफ थे, उनके अंदर कोई खोट नहीं थी, लिहाजा वो बाहर हैं। ईडी ने सोनिया गांधी जी को बुलाया, इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन उनमें कहीं कोई खोट नजर नहीं आई, तो बाहर हैं। लेकिन जब केजरीवाल जी गिरफ्तार होते हैं तो कोर्ट भी उनका साथ नहीं देती, 3 महीने तक उनको बेल नहीं देती, और जब बेल देती है तो विद कंडीशंस देती है कि आप ऑफिस नहीं जा सकते, आप जो हमारी उनकी इन्वेस्टिगेशन है आप सबूतों के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, आप किसी ऑफिशियल फाइल पे साइन नहीं कर सकते। मजबूरन उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना नहीं, पड़ा। पर देवेंद्र जी आप अभी तो तारीफ कर रहे हैं कि पूछताछ के लिए राहुल गांधी को बुलाया, सोनिया गांधी को बुलाया, नहीं कुछ मिला तभी तो वो बाहर है ना। अब अगली बार फिर पूछताछ के लिए बुलाएंगे तो फिर कांग्रेस के बड़े बड़े नेता आ जाएंगे सड़कों हमारा के ऊपर हमारा फर्ज और है, फिर आरोप लगाएंगे। हमारा कहना स्पष्ट है, आप इन्वेस्टिगेशन करिए प्रॉपर और फिर इंस्टिगेट करिए, आप कुछ सबूत तो लाइए ना। आप सबूत के साथ जाएं तो हमें कोई तकलीफ नहीं है। हमने कोऑपरेशन किया कि नहीं किया, हमने कोऑपरेट किया। जब ईडी ने बुलाया तो हमारे राहुल गांधी जी गए और ईडी को फेस किया। क्यों बचने के रास्ते केजरीवाल जी को ढूंढने पड़े? कोर्ट की डायरेक्शन के बाद वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई चोर तो है, तो वो तो हमें देखना पड़ेगा। देखिए, एक थिन लाइन होती है हर चीज़ में। कोई भी एजेंसी है, अच्छा भी करती है, बुरा भी करती है, लेकिन उसका फैसला कौन करेगा? तीसरी थर्ड एजेंसी। और जब कोर्ट उनको इस्तीफा, उनको रिस्ट्रिक्शंस लगाती है कि आप सबूतों के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, आप ऑफिस में नहीं जा सकते, आप साइन नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब स्पष्ट है कि आप मुख्यमंत्री रहने के लायक नहीं है। आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन जो कोर्ट की नज़र में आई है वो संदिग्ध है, वो कहीं ना कहीं उस तक इंडिकेट करती है। तो मैं तो कहना चाहता हूँ, अभी भी हम फिर भी ये कहना चाहते हैं, बीजेपी दूध की धुली नहीं। बीजेपी के राज में आने के पश्चात जितने भी स्विच ओवर कर जाएं वो बरी हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? तो कहीं ना कहीं मैं ये नहीं मानता कि वो पूरी तरीके से हम बेल आउट नहीं कर सकते, लेकिन हमें थर्ड एजेंसी पे भी तो बिलीव करना पड़ेगा, और यहाँ पर थर्ड एजेंसी इन्वॉल्व है। तो बीजेपी को भी आपने कटघरे में खड़ा कर दिया, लेकिन अरविंद केजरीवाल हमेशा अपने लिए एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, कट्टर ईमानदार। हैं कट्टर ईमानदार? एक एजेंसी है कट्टर ईमानदारी की, ईमानदारी का सर्टिफिकेट सिर्फ केजरीवाल दे सकते हैं। मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि जब एक व्यक्ति जिसको कोर्ट जेल भेजता है, जिसको कोर्ट जेल में रखता है, जिसके साथ बंदिशें लगाता है, वो खुद को फिर भी कट्टर ईमानदार कहता है। मैं पहले भी कहा है कि ये उसी तरीके का है जैसे मोदी जी अपने मन की बात कहते हैं, ये भी अपने मन की बात कहते हैं, और किसी की सुनने की तो आदत है ही नहीं। अभी केजरीवाल जी भी यात्रा पे निकले हुए हैं, हाँ। लेकिन वो बहुत ही ऑर्केस्ट्रेटेड एक ऑर्गेनाइज्ड यात्रा होती है, 1.5 घंटे की यात्रा होती है। स्पेशल अपीयरेंस माननीय केजरीवाल जी का होता है, अपनी बातें वही, बिजली फ्री दे दी, पानी फ्री दे दी, हमने ईमानदारी का, कट्टर ईमानदार हमारी सरकार है। कौन सी कट्टर ईमानदार? जिसका मुख्यमंत्री जेल में हो, जिसका मंत्री कई कई साल जेल में रहे, या जिसके 16 से 17 MLA करप्शन के मामले में जेल गए? क्या यही कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट है? अगर यही है तो हम मान सकते हैं, लेकिन हालत दूसरी है, और दिल्ली की जनता भी देख रही है कि कौन ईमानदार है। ये वही लोग हैं जो
एक्यूज करते थे शीला दीक्षित जी की सरकार और उनके मंत्रालय को, और इतने बड़े बड़े पेपर के गट्ठर लेके चलते थे कि हम आएंगे 6 महीने में इनको जेल कर देंगे, तो वही सर्टिफिकेट देते हैं ये ईमानदार हैं और ये चोर हैं। मुझे याद आता है वो कैंपेन भी ऑटोज के पीछे, जब इन्होंने हमारी मुख्यमंत्री को चोर तक घोषित करने का काम किया था। क्या हुआ? आज तो 11 साल बीत गए, लेकिन 11 साल में किसी एक मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, सबूत नहीं थे, नहीं कर पाए। ये खुद के गिरेबान में झांकना पड़ेगा केजरीवाल जी को। केजरीवाल जी सिर्फ अपने मन की बात करने लगे हैं। ये टैग तो हो गया मन की बात मोदी जी के, लेकिन इतनी ऑटोक्रेसी हमने कहीं नहीं देखी। मैं जेल में हो गया तो दिल्ली फिर दोबारा से 11 साल पुरानी दिल्ली हो गई, जिसमें गड्ढे भी हो गए, जिसमें एनवायरनमेंट भी खराब हो गया, जिसमें पानी भी खत्म हो गया। आप 1 महीने आएंगे जिस मुख्यमंत्री के पास कोई पोर्टफोलियो नहीं, कहने के लिए कोई पोर्टफोलियो नहीं, क्योंकि करप्शन के चार्जेस उनके ऊपर ना आए, आज फिर भी आती है। लिहाजा ये सोचने की जरूरत है, और जनता ने ये मन बना लिया। मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ, जनता ने जैसे 2013 में कांग्रेस को बदलने का मन बनाया था और हम 47 से 8 पे आ गए थे, कहीं ना कहीं अब वही माहौल 2025 में देखने को मिलेगा, क्योंकि अब जिस तरीके की हमारी न्याय यात्रा है। मन बदल लिया है, तो ये कैसे पता कि कांग्रेस के लिए बदल लिया है? वो बीजेपी के फेवर में तो नहीं चला जाएगा। मैंने बताया अभी एक रिपोर्ट में, एक मिनट रोक रही हूँ, एक रिपोर्ट में आपको बताती हूँ देवेंद्र जी, लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का जो वोट बैंक था वो ही आम आदमी पार्टी ने लिया। अब फायदा अगर इस यात्रा का कांग्रेस को होता है तो आप डेंट केजरीवाल को लगाएंगे, फायदा बीजेपी को पहुंचेगा। तो ये जो बी पार्टी होती है ना, कांग्रेस को अब कहा जा रहा है कि दिल्ली में बी पार्टी हो गई है। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आपने अगर ये डेटा देखा है तो आपने ये भी देखा होगा कि बीजेपी का एडवर्स कंडीशन में भी 32% उनका वोट शेयर रहता है। आम आदमी पार्टी ने हमारी वोट शेयर काटी, और हुआ क्या? फर्क क्या है कि जब दिल्ली की जनता या उसमें देश की जनता जब फैसला करती है तो वो एक तरफ करती है, वो शिफ्ट नहीं, वो कंप्लीट शिफ्ट होगा। और मैं आपके साथ दावे के साथ कह रहा हूँ, जैसे हमारे साथ 2013 में हुआ, जब कोई नहीं सोच सकता था कि शीला दीक्षित जी हार जाएंगी, जब कोई नहीं सोच सकता था कि कांग्रेस के सिर्फ 8 विधायक रह जाएंगे। मुझे मौका मिला उस 8 में रहने का, मैं 25,000 वोटों से जीता। लेकिन अगली बार क्या हुआ, क्योंकि माहौल ऐसा बना कि लोगों ने सोचा कि भाई आम आदमी पार्टी को दिया जाए, उस आंधी में हम भी उड़ गए। लेकिन जब दिल्ली की जनता या कोई भी आवाम जब ये सोच लेता है कि मुझे बदलाव चाहिए, तो इस तरीके का ही बदलाव आता है। ये डेटा से खेलना, मुझे कम हो जाएंगे तो उसका फ़ायदा हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा तो उसका फ़ायदा हो जाएगा, ये सब हमारी और आपकी बातें हैं। अच्छा। क्योंकि ये हमारे डेटा में आता है। आपके डेटा में कभी कहीं नहीं आया होगा कि 2013 में आम आदमी पार्टी 28 सीट ले जाएगी, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। आज वही माहौल है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। आम आदमी पार्टी से बदलाव लोग चाहते हैं, और वो बदलाव होकर रहेगा। इतनी आपके मन में अरविंद केजरीवाल को लेके मैं कहूँ शिकायत है कि दिल्ली का विकास नहीं हुआ। आपने उनके एमएलए को भी कहा कि भैया पूरी पार्टी यहाँ तो भ्रष्टाचार दिखाई दे रहे। तो जब इतनी सारी नाराजगी है, कट्टर ईमानदार नहीं कट्टर बेईमान आप खुद मान रहे हैं केजरीवाल को, तो फिर क्या मजबूरी थी कि लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ना पड़ा? मतलब आपने कट्टर बेईमान का साथ दिया? बिल्कुल, देखिए किसी का साथ नहीं दिया हमने। देश में जब जरूरत पड़ती है, देखिए क्या होता है कि दुश्मन 2 हैं, लेकिन एक देश का दुश्मन है, और जब देश की लड़ाई हो रही है तो उस देश के दुश्मन के खिलाफ लड़ते हुए अगर 2 आदमी 4 आदमी साथ आते हैं तो मुझे लगता है कि वो एक बेहतर लड़ाई हो सकती थी। यहाँ दिल्ली में क्योंकि हम 0 पर थे तो ये लगता है कि हम उनका साथ दिया, लेकिन वहीं हम पंजाब में, मैं पंजाब का भी इंचार्ज के रूप में काम करता हूँ, हमें लगा कि इनके साथ जाना हमारे लिए बेहतर नहीं है, हम नहीं गए। और रिजल्ट क्या आया? बावजूद उनकी सरकार, मजबूत सरकार होने के बावजूद
हमने 13 में से 7 सीटें जीती, आम आदमी पार्टी 4 पर सिमट कर रह गई। क्या कारण है? तो ये तो आज अभी भी क्लियर मैंडेट नहीं आया मैं ये तो मानता हूँ हाँ। कि गलती एक बार होती है, बार बार तो नहीं होती। हमने एक बार गलती की, उसका खामियाजा हमने भुगता, क्योंकि आज एक भी हमारा एमपी नहीं जीत पाया। मैं दावे के साथ कहता हूँ और मुझे लिए महसूस होता है कि हमें यहाँ दिल्ली में इसलिए एक भी एमपी नहीं जिता पाए क्योंकि हमने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया, और वो गलती हमसे हुई। लेकिन एक गलती जनता भी माफ़ करती है, दूसरी गलती ब्लंडर हम नहीं करेंगे। अच्छा तो वो गलती हुई थी, आगे माना। आगे तो साथ देने का कोई इरादा नहीं है। हमने कहा हम ब्लंडर नहीं करने वाले। 13 में आप साथ दे चुके हैं, आपके साथ के चलते केजरीवाल मुख्यमंत्री बने। देखिए, हम नहीं चाहते थे कि देश के ऊपर बोझ पड़े। कोई भी इलेक्शन होता है तो उसका बोझ पड़ता है, और मुझे, क्योंकि जब मैं भी उसमें हिस्सेदार था, मैं भी उन 8 में से था जिन्होंने सपोर्ट किया। और पहली ही जो एलजी एड्रेस होता है, मुझे याद है कि ये लोग इतने एरोगेंट हो गए थे, डिस्पाइट कि हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। विधानसभा में ये माहौल होता था कि आम आदमी पार्टी के विधायक ना बीजेपी वालों से बात करते थे ना कांग्रेस वालों से। और मैंने ये मुद्दा उठाया कि आप बात तो करते हैं स्वराज की, जिसमें सबका राज होता है, लेकिन हम यहाँ 70 लोग बैठे हैं और 70 लोगों में आपस में बातचीत नहीं है। जो सरकार चला रहे हैं उनका और विपक्ष के साथ बात नहीं है, डायलॉग में नहीं है हम, तो कैसे आप स्वराज की कल्पना कर सकते हैं? और वही हुआ। कुछ दिनों बाद ही लोकपाल के नाम पर माननीय केजरीवाल जी भाग खड़े हुए। अब उस समय तो वो लोकपाल इतना इम्पोर्टेंट था, आज कहाँ गायब है वो लोकपाल? क्या उनको डर है ना कि उनके विधायक, अगर लोकपाल मजबूत आ गया तो उनके और विधायक जेल में जाएंगे, उनके मुख्यमंत्री जेल में, शायद वहीं परमानेंट बसेरा हो जाए उनका। तो ये चीज़ें दिल्ली की जनता से भी छिपी नहीं है। ये हम परसेप्शन बनाने के लिए, यस, वो परसेप्शन बनाने के लिए उन्होंने दिल्ली के हार्ड एंड मनी में से हजारों करोड़ रुपए सिर्फ एडवर्टीजमेंट के लिए रखें, ताकि अपनी बात को लोगों में ज़बरदस्ती घुसा सकें। लेकिन अब वो एडवर्टीजमेंट्स भी काम आने वाले नहीं हैं, क्योंकि जो 3 दिन का मेरा एक्सपीरियंस है, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि लोग उमड़ कर आ रहे हैं। जिस जगह पर हमें 10 बजे पहुँचना है वहाँ 1 बजे पहुँच रहे हैं, लेकिन लोग फिर भी इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने एक मोची से बात की, एक नाई से बात की, एक रेडी पे चलने वाले ठेला जो खींचते हैं चांदनी चौक में, उनसे बात की। सब दुखी हैं। ट्रेडर्स से बात की, जीन्स के जो हमारे व्यापारी हैं उनसे बात की, सब दुखी हैं। गांव वालों से बात की, रीसेटलमेंट कॉलोनी के लोगों से चर्चा की, बुजुर्ग से चर्चा की, बच्चों से चर्चा की। सबका एक ही मत है कि हमारे साथ धोखा हुआ है और अब नहीं सहेगा। सही में दिल्ली नहीं सहेगी। ये बार बार टैगलाइन आप यूज कर रहे हैं। अच्छा, आपने मुझे ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल भी यात्रा पर निकले हुए हैं, लेकिन उनका स्पेशल अपीयरेंस रहता है, गेस्ट रोल में वो आते हैं, 1-1.5 घंटे में निकल जाते हैं। आपकी जो यात्रा है, जो हमने पहले देखी है, उसका मुख्य बिंदु राहुल गांधी रहे हैं। हमेशा से लोग उन्हें देखने के लिए आते हैं। दिल्ली में राहुल गांधी कब आ रहे हैं? दिल्ली में जल्द ही आएंगे। अभी देश भर में चुनाव चल रहे हैं। हमने इनवाइट किया है, खड़गे साहब को भी किया है, प्रियंका जी को भी किया है, और उन्हीं की प्रेरणा से ये यात्रा चली है। और मुझे खुशी है कि उनकी प्रेरणा से ये यात्रा कामयाब भी होगी, क्योंकि हम लोगों के दिलों को छू पा रहे हैं, हम उनकी परेशानियां महसूस कर पा रहे हैं, और जब उनके साथ बैठते हैं, उनका दर्द जानते हैं, तो वहीं से ही एक रास्ता भी खोजने की कोशिश करते हैं कि आगे इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। हमेशा से कांग्रेस की ये तरीका रहा है, ये एक तरीका रहा है कि लोगों से ही बात करके क्या परेशानियां और उसका कैसे हल निकाला जा सकता है। आपको याद होगा कि दिल्ली में एक बार सीलिंग का दौर चला। हाँ। गलती किसकी थी? अगर आप
प्रॉपर कमर्शियल सेंटर्स नहीं बनाएंगे, अगर डीडीए ने कमर्शियल सेंटर्स नहीं बनाए तो लोगों ने अपने घरों में दुकानें खोली, रेजिडेंशियल एरियाज़ में खोली। उस समय भी मुझे याद आता कि हमारे अजय माकन जी मंत्री थे, उन्होंने एक रास्ता निकाला कि जो जिन लोगों ने वायलेशन किया और 70% किसी रोड पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं तो उसको हम कमर्शियल डिक्लेयर कर देते हैं। तो हमें जो ज़रूरत थी उसके अनुसार हमने रास्ते निकाले। वेंडिंग पॉलिसी के बारे में मैंने अभी चर्चा की। वेंडिंग पॉलिसी किसके लिए है? गरीब आदमी के लिए, जो वो मोची बैठा है, जो नाई बैठा है, जो सब्जी बेचने वाला बैठा है, जो पकोड़े तलने वाला बैठा है, उसी के लिए। उस गरीब आदमी को इज्जत और सम्मान की एक रोजगार कर सके वो, इसलिए वेंडिंग पॉलिसी लाई गई। 5% अगर दिल्ली की आबादी को रोजगार इससे मिल सकता है, वो भ्रष्टाचार से बच सकते हैं। लेकिन एक पूरा नेक्सस है जिसमें एमसीडी भी इन्वॉल्व है, जिसमें दिल्ली सरकार भी इन्वॉल्व है, जिसमें कॉरपोरेशन भी इन्वॉल्व है, जिसके चलते दिल्ली जो वेंडिंग पॉलिसी है वो लागू नहीं हो पाती। अगर आप वाकई में गरीब आदमी को रोजगार देना चाहते हैं, उसको स्वावलंबी बनाना चाहते हैं, उसको रेस्पेक्ट की रोटी कमाने देना चाहते हैं। आज मैं चर्चा कर रहा था उस सब्जी वाले से, फ्रूट वाला था, तो बोला भैया एकदम से भागना पड़ता है, पुलिस वाले आ जाते हैं, कॉरपोरेशन वाले दिखता है तो हमें भागना पड़ता है, यहाँ नहीं लगा सकते। लेकिन उनको क्यों भागने के लिए मजबूर हो, जबकि ज़रूरत है, दिल्ली के लोगों की ज़रूरत है। अगर सेल्फ सफिशिएंट इस तरीके का सिस्टम पहले से होता तो शायद इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हम और आप अक्सर ये देखते हैं कि हमारी गली में से भी गुजरता है, हमारे गली के कोने पे कोई फ्रूट वाला बैठा है, कोई सब्जी वाला बैठा है, लेते हैं, उसको रोजगार मिलता है, हाँ। हमें सुविधा होती है। और एक ऐसा जब एक कानून बन जाता है, एक्ट आ जाता है, तो फिर उसको लागू करने में देरी क्यों? हाँ। कहीं ना कहीं ये करप्शन को बढ़ावा देने की बात है ना, और रोजगार खत्म करने की बात है। इतने कॉन्फिडेंट आप हैं, अगर मैं ये पूछूं कि 70 में से कितनी सीट? देखिए, मैं अभी सीट की गिनती नहीं बता सकता, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अब आज मैं लगभग 11 कॉन्स्टिट्यूंसीज कवर कर चुके हैं। 11 में से लगभग 9 ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज थी जहाँ पर लोगों का हुजूम उमड़ा, जहाँ लोग एक तरीके से पलके बिछाए बैठे थे कि न्याय यात्रा आएगी, हम उनका स्वागत करेंगे और उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन भीड़ जीत की तो तस्दीक नहीं करती ना। हमने कई बार ऐसा देखा है कि यात्रा को देखने के लिए या बड़े स्टार जब वहाँ पर आते हैं, बड़े नेता आते हैं, तो भीड़ आती है, लेकिन हमारी वो वोट यात्रा में में कोई कन्वर्ट स्टार नहीं। हाँ। हमारी यात्रा में कोई स्टार नहीं, हमारी यात्रा में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं, लेकिन लोगों को एक मैसेज है कि आपके दिल की बात सुनने के लिए कांग्रेस मैदान में आई है, आपका दर्द जानने के लिए, महसूस करने के लिए कांग्रेस मैदान में है। और लोग अपना दर्द और अपनी परेशानी बताने के लिए, मैंने आपको अभी चर्चा की, आज हमने वकीलों से भी बात की, कल हमने ट्रेडर्स से बात की, परसों जीन्स वालों से बात की, ये फ्रूट बेचने वाले से, सब्जी बेचने वाले से, नाई से, मोची से। क्यों सबका दर्द एक जैसा है? हमने अनऑथराइज कॉलोनी वालों से बात की, हमने गांव वालों से, आज चौपाल से मैं सीधा उठ के आया हूँ, वजीरपुर गांव में चौपाल थी, गांव वाले परेशान हैं, रिसेटलमेंट वाले परेशान हैं, दर्द सीधा है। ये जो राहुल गांधी जी वाला सवाल मैंने आपसे पूछा था कि वो क्यों कब दिखाई देंगे, अभी तक क्या शुरुआत में तो कहती हूँ कि क्या राहुल गांधी जी के साथ ही होती तो क्या वो और अच्छा नहीं होता, ये इसलिए था मेरा सवाल क्योंकि झारखंड चुनाव के समय हमने देखा कि मन से खड़गे साहब ये कह गए कि झारखंड तो छोटा मोटा चुनाव है, जिसे विपक्ष ने बहुत लपका भी। तो क्या कांग्रेस चुनावों को छोटा बड़ा इस दृष्टिकोण से देखती है, इसलिए ये स्थिति होती है? नहीं, देखिए, मुझे उस बयान के बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं है, लेकिन निश्चित ही चुनाव है, और हर चुनाव चाहे वो छोटा है या बड़ा है वो महत्वपूर्ण होता है। तो स्टेट छोटा है बड़ा है, या ये ज़रूरी है कि एक जगह पर हमारा स्टेक लगभग 150 कुछ सीटों पे है, एक जगह सिर्फ 15 पे हम सीमित हैं, तो निश्चित ही एक बड़ा और छोटे में वो अंतर तो आएगा।
प्रायोरिटीज़ फिक्स होती हैं, कहाँ पर हमें ज़्यादा जोर देना है, कहाँ पर हमें थोड़ा कम ध्यान भी जाएगा तो काम चलेगा। जैसे कि अब दिल्ली की न्याय यात्रा दिल्ली के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण ये है कि हम महाराष्ट्र का चुनाव में पूरी ताकत झोंकें। इससे महत्वपूर्ण है कि झारखंड के चुनाव में पूरी ताकत झोंकें। दिल्ली का में पूरी चुनाव अभी ताकत नहीं झोंके। दिल्ली में 2 महीने दूर बाद है, है। दिल्ली दूर है। प्रायोरिटीज हाँ। आप कोई भी काम करते हैं वो तो प्रायोरिटाइज तो करते हैं ना। आज प्रायोरिटी क्या है? आज प्रायोरिटीज ये हैं, कल दिल्ली होगी हमारे लिए। दिल्ली, क्योंकि मैं दिल्ली का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, मेरे लिए प्रायोरिटी दिल्ली है। मेरे लिए महाराष्ट्र प्रायोरिटी नहीं, मेरे लिए झारखंड प्रायोरिटी नहीं। लेकिन जब आप नेशनल एक पार्टी की बात करते हैं तो उसके लिए अलग अलग प्रायोरिटीज अलग अलग समय पे होती है। और खासकर मैं आपकी प्रायोरिटी की अगर बात करूं, देवेंद्र जी की प्रायोरिटी की बात करूं, तो आपका तो जो विधानसभा क्षेत्र है वो तो होगी आपकी प्रायोरिटी। और खासकर आप तो उन विधायकों में है ना जो जब कोई नहीं था तो तब भी था। तो वहां को लेकर के क्या रोड मैप है बादली को लेकर? देखिए, बादली मेरा घर है और मुझे उन्होंने 4 बार चुनाव जिताया। 2 बार कॉरपोरेशन का चुनाव जिताया, 2 बार एमएलए का चुनाव जिताया। और जैसा आपने कहा कि जब कोई नहीं जीत रहा था तब भी देवेंद्र यादव 25,000 वोटों से जीत रहा था। तो बादली मेरा घर है और वो हमेशा से प्रायोरिटी रहेगा। तो वहाँ मेरी प्रायोरिटीज़ भी डिफरेंट हैं, क्योंकि जब घर होता है, परिवार होता है, उसकी देखभाल करना, उसमें क्या दर्द है, क्या परेशानियाँ हैं, तो वो चीज़ भी मैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लगातार करता रहता हूँ। और मैं इनडायरेक्ट इसलिए कह रहा हूँ, जब मुझे मौका मिला एज ए विधायक तो हम डायरेक्टली लोगों की मदद कर पा रहे थे। लोगों की सड़कें नहीं थी, सीवेज नहीं थे, पानी नहीं था, मेट्रो नहीं थी। मैं अपने गांव तक मेट्रो खींच के ले आया। मैंने 3 अंडर ब्रिजेस, रेलवे अंडर ब्रिजेस अपने क्षेत्र में बनाए। हमने वहाँ पर कोई प्लेग्राउंड नहीं था, स्टेडियम बनाने का सपना देखा। 14 करोड़ से उसके सैंक्शन करा दी, उसकी बाउंड्री करा दी। आज हालत ख़राब है। मेरी प्रायोरिटी थी कि मेरे घर में कोई भी कच्चे झोपड़ियाँ ना रहें। हमने 14,000 फ्लैट्स बना दिए, लेकिन आज 10 साल बीत गए। 15 में बन के तैयार हो गए थे जब हम विधायक थे, लेकिन 15 से आज 24 हो गया, 25 आने को है। 25 तक 10 साल में एक किसी मकान को वो दे नहीं पाए, जबकि बनी बनाई बिल्डिंग डिप्लीट होती जा रही है। उसको दोबारा से रंग रोगन कर दिया जाता है, उसको फिर जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है। ये प्रायोरिटीज़ हैं। लेकिन इसके अलावा भी मेरी एक कोशिश रहती है कि मेरे एक एनजीओ मैंने 20 साल पहले स्थापित की, नेशन फर्स्ट फाउंडेशन। उसके जरिए मैंने देखा कि अगर मेरे यहाँ की गरीब कोई महिला है, गरीब बच्ची है, वो शादी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम सामूहिक विवाह का कार्यक्रम शुरू किया। पिछले 20 सालों से लगातार जारी है। मुझे लगा कि यहाँ के बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ सकते हैं। झुग्गी में पढ़ने वाला बच्चा जिसको सरकारी स्कूल में पढ़ा हो और अगर अच्छे किसी कॉलेज में, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में उसको सीट मिल जाती है, पैसे की वजह से वो नहीं रहना चाहिए। हमने उनकी मदद करने की कोशिश की। आज मुझे खुशी होती है कि मेरे यहाँ पे झुग्गी में रहने वाला बच्चा कोई आईआईटी पढ़ रहा है, कोई एम्स पढ़ रहा है, और उसकी मदद हम किसी न किसी रूप में नेशन फर्स्ट फाउंडेशन से कर पाए। मुझे लगा कि मेरे यहाँ पर खेल कूद की कमी है, तो हमने मेरे दादाजी के नाम से, चौधरी न्यादर सिंह यादव, रूरल स्पोर्ट्स मीट शुरू कर दी, जिसमें दिल्ली के सारे रूरल विलेजेस की टीम, इंटर विलेज हमने कॉन्सेप्ट शुरू किया। और आज मुझे खुशी है कि लगभग 5,000 बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। वहाँ से खेलने वाले बच्चे नेशनल टीम में सेलेक्ट होते हैं, स्टेट टीम्स में सेलेक्ट होते हैं। तो ये खुशी जब आप उसको महसूस करेंगे, जब आप अंदर से महसूस करेंगे, तभी उस बात का एहसास हो सकता है। ये सिर्फ बताने और कहने से शायद नहीं। मुझे सुन के ही बहुत अच्छा लग रहा है। और इनफैक्ट आपको मैं बधाई भी देना चाहूँगी, क्योंकि ये वो आपने मुझे सफ़र अभी बताया है जो जब से टेक ऑफ किया है, क्योंकि आपने कहा 20 साल हो गए आपके फाउंडेशन को, तो तब से वो लगातार उड़ता ही जा रहा है और इतने लोगों की, बच्चों की मदद हुई है। तो इसके लिए तो बहुत बहुत बधाई आपको। और इतना आप समाज सेवा का काम करें, मतलब ये देवेंद्र जी का जो साइड अभी आपने सुना है, ये एक नेता और एक
मतलब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से बढ़ के है, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। मैं उसको अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। हाँ। जब परिवार में कोई अंग मेरा कमज़ोर है तो हम उसको नर्चर करने की कोशिश करते हैं। मुझे लगा कि जैसे मेरे यहाँ पे एक बहुत बड़ा लैंडफिल साइट भी है, हमने एक पूरा मूवमेंट खड़ा किया बलसवा लैंडफिल साइट के नाम से, आप हम सब जानते हैं। पूरा आंदोलन शुरू किया, हमने एयर की क्वालिटी चेक करवाई, वाटर का क्वालिटी चेक कराई, उससे होने वाली डिजीज़ चेक की, लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज़ देने का काम किया। जब मुझे लगा कि ये देना ज़रूरी है तो हमने वो दिया। मुझे लगा कि मेरे यहाँ के लोगों की आंखें बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही हैं, हज़ारों चश्मे, हज़ारों लोगों के ऑपरेशंस, और वो हमने कराए। जब ये मैं ये कोई नॉट आउट ऑफ पॉलिटिक्स, क्योंकि 10 साल से तो मैं भी नहीं हूँ विधायक, लेकिन ये तो 20 साल से चल रहा है सिलसिला, और 10 साल से रुका नहीं। तो इन नेक कामों के बाद क्या मैं ये मानूं कि अब अगर कांग्रेस की स्थिति अच्छी होती है, आप तो पूरे श्योर हैं कि कांग्रेस बना रही है सरकार दिल्ली के अंदर, तो मुख्यमंत्री का चेहरा देवेंद्र यादव हो सकते हैं? देखिए, मैं सपने देखना सबका हक है, लेकिन मैं ऐसे सपने नहीं देखता हूँ। मैं मानता हूँ कि मेरी पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, और बहुत कुछ दिया है मतलब पिछले थोड़े से टेन्योर में मुझे आज कई प्रदेशों का इंचार्ज होने का मौका मिला। मुझे प्रदेश का अध्यक्ष, आज ऐसा पहला मैं व्यक्ति हूँ जो एक स्टेट का इंचार्ज है, पंजाब जैसे बड़े स्टेट का इंचार्ज है। वहीं दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष भी हूँ, तो CWC का मेंबर हूँ। तो ये मुझे बहुत कुछ तसल्ली देता है, लेकिन निश्चित ही आगे भी बढ़ना और दिल्ली की जनता की लड़ाई लड़ना, जो मैं अपने बादली विधानसभा क्षेत्र के लिए कर रहा था, अब मेरी ये कोशिश है, क्योंकि जब राजनीतिक ताकत आपके पास होती है तो आप ज़्यादा लोगों की मदद कर सकते हैं। देखिए, चीज़ों को, मुद्दों को आप सेंसिटिवली ऑब्जर्व करना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा। और जब मैं आज न्याय यात्रा की बात कर रहा हूँ तो मैं ये भी कह रहा हूँ कि मैं उनका दर्द महसूस करना चाहता हूँ, मैं उनका पेन जानना चाहता हूँ, ताकि आने वाले समय में हम बेहतर पॉलिसीज़ दे सकें। मुझे थोड़ा गर्व तो है। दर्द मुझे लगता है हमारे कमेंट सेक्शन में भी जब लोग बताएंगे, दिल्ली के लोग, क्योंकि आपने राजनीतिक ताकत की बात की, हमारी ताकत हमारी जनता है, और वो जो कमेंट्स में लिखती है देवेंद्र जी, वो तो देखिए लिखित रूप में होता है ना, तो वो आप तक पहुंचेगा। ये जो कमेंट्स में आप अपनी बात, अपनी पीड़ा या चाहत बता रहे हैं दिल्ली के लिए, वो देवेंद्र जी तक खुद पहुंचने वाली है। आप Thank उन you. सारे कमेंट्स को देख मुझे के, अच्छा लगेगा। हाँ, आप पॉलिसी की आपने बात की कि हम लोगों से खुद मिल रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं और फिर पॉलिसी बना रहे जी। हैं, तो मुझे लगता है ये भी एक छोटी सी मदद का काम करेगा। डेफिनेटली हाँ। आपकी ये मदद भी एक महत्वपूर्ण मदद हो सकती है। हाँ, चलिए, बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी। और मुझे तो आज का ये जो सफ़र है ये बहुत अच्छा लगा। मैं हमेशा क्रैश लैंडिंग की बात करती हूँ, मैं हमेशा सेफ लैंडिंग की बात करती हूँ। कांग्रेस चूंकि इतनी मेहनत कर रही है, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि दिल्ली अब नहीं सहेगी, कोई भी ना सहे। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, सो नाइस।